चलो भाई, साइंस में चैप्टर नंबर 14 में आए, इसका मतलब हुआ तो 1 to 13 चैप्टर कंप्लीट हो गए। कितने चैप्टर भाई? बराबर है। 14 मैं समझता था अभी भी 2 चैप्टर बाकी है, बट कल जब टेक्स्ट बुक लेकर बैठा तो पता चला कि भाई 15 नंबर का चैप्टर तो मैंने कंप्लीट करा दिया है, इकोसिस्टम वाला। मैं बहुत खुश हो गया, अब सिर्फ एक ही चैप्टर बाकी है। बराबर है, यानी कि वीक के अंदर हमें साइंस का कोर्स कंप्लीट कर देना। क्या कर देना है भाई? और इसके बाद में मैथ्स का रिवीजन करना है। तो हमारा एक चैप्टर नंबर 14 एनर्जी रिसोर्सेस। तो स्टैंडर्ड 9 के अंदर हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 8 स्टैंडर्ड के अंदर भी आता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 7 स्टैंडर्ड के अंदर भी ये लॉ आता था। अब एनर्जी कभी भी क्रिएट होते नहीं है, या तो एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय होते नहीं है। यानी कि कोई भी चेंज हो, फिजिकल चेंज हो या तो केमिकल चेंज हो, एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म के अंदर क्या होती है भाई? कन्वर्ट होती है। क्या होती है भाई? और वर्ल्ड की टोटल एनर्जी कैसी रहती है भाई? कांस्टेंट रहती है। कैसी रहती है भाई? बट अगर हम लोग आज पेपर पढ़े, क्या पढ़े भाई? कभी न्यूज पेपर पढ़े, न्यूज देखे, वो सभी के अंदर आता है एनर्जी क्राइसिस। क्या आता है भाई? एनर्जी क्राइसिस। अगर एनर्जी खत्म ही नहीं होती, अभी हमने देखा कभी एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है। वर्ल्ड की टोटल एनर्जी कैसी रहती है भाई? कांस्टेंट। कैसी रहती है भाई? और पेपर के अंदर, न्यूज पेपर के अंदर, न्यूज के अंदर हम लोग सुनते हैं एनर्जी क्राइसिस। तो हमें तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी एनर्जी कभी भी खत्म ही नहीं होती है, तो हम लोग उसके बारे में क्यों चिंता करें? बट ये चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई हमें एनर्जी के बारे में क्या करनी चाहिए भाई? चिंता करनी चाहिए, वरी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए भाई? तो जरा टेक्स्ट बुक के अंदर पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के अंदर जाएंगे। कभी इन क्लास 9 we learn that total energy during a physical or a chemical process is conserved। यानी कि कोई भी फिजिकल चेंज होता हो या तो केमिकल चेंज होता हो, तो टोटल एनर्जी, वो चेंज के अंदर जो टोटल एनर्जी है, वो एनर्जी क्या होती है भाई? कंजर्व होती है। यानी कि एनर्जी कभी भी खत्म होते नहीं है। तो भाई वो फिजिकल चेंज हो या तो केमिकल चेंज हो, टोटल एनर्जी क्या होती है भाई? कंजर्व होती है। Why then do we hear so much about the energy crisis? बट आज हम लोग सुनते हैं भाई एनर्जी का क्राइसिस है। किसका क्राइसिस है भाई? एनर्जी। अगर एनर्जी खत्म ही नहीं होती तो पेट्रोल की कॉस्ट 100 रुपीज तक पहुंचने की तैयारी में है। वो भी वन टाइप ऑफ क्या है भाई? एनर्जी रिसोर्सेज है। क्या है भाई? एनर्जी रिसोर्स। थोड़े दिन के बाद 100 रुपीज के आजू बाजू में उसकी कॉस्ट पहुंच जाएगी। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई एनर्जी क्राइसिस है, पेट्रोल की क्राइसिस है, इसके कारण दिन प्रतिदिन उसकी कॉस्ट है वो क्या हो रही है भाई? इंक्रीज हो रही है। इफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड वी शुड हैव नो वरीज। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो हमें क्या इंडिकेट करता है भाई? एनर्जी कभी भी क्या होती नहीं है भाई? क्रिएट होती नहीं है, या तो एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय होती। तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई एनर्जी तो फुल फॉर्म में हमें क्या होने वाली है भाई? अवेलेबल होने वाली है। वी शुड बी एबल टू परफॉर्म एंडलेस एक्टिविटीज विदाउट थिंकिंग अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज। और हमें क्या करना चाहिए भाई? कुछ भी सोचे बगैर एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। और हमारी जो एक्टिविटी है वो कैसी होनी चाहिए भाई? एंडलेस होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए भाई?
This riddle can be solved if we recall that else we learn about energy. But हमें ओरिजिनल में कब पता चलेगा कि भाई गवर्नमेंट बोल रही है एनर्जी क्राइसिस है, जब एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि भाई ये एनर्जी की क्राइसिस क्या चीज है। एनर्जी कम्स इन अ डिफरेंट फॉर्म एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर, यानी कि एनर्जी अलग अलग फॉर्म में आती है और एक फॉर्म है वो अनदर फॉर्म के अंदर क्या होता है भाई, कन्वर्ट होता है। लाइक अभी ये रूम के अंदर 4 फैन ऑन है, कितने फैन ऑन है भाई, 2 ट्यूबलाइट चालू है, कितनी ट्यूबलाइट चालू है भाई, और ये 4 फैन और ट्यूबलाइट किसका यूज करते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी भाई, यानी कि जो फैन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं भाई, विंड एनर्जी। कौन सी एनर्जी भाई, हवा के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये ट्यूबलाइट है वो क्या करती है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करती है भाई, लाइट एनर्जी के अंदर। बट जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये 6 मिलकर यूज करते हैं तो वो एक फॉर्म में से क्या होती है भाई, दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इसके बाद में जो एनर्जी कन्वर्ट हो गई वो एनर्जी को फिर से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कभी भी कन्वर्ट कर सकते नहीं है। लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल है तो भाई आपने अपनी बाइक के अंदर, एक्टिवा के अंदर, एक्सेस के अंदर 1 लीटर पेट्रोल भरवाया। कितना पेट्रोल भरवाया भाई, 1 लीटर। और दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए निकल पड़े, 40 किलोमीटर हिम्मतनगर के अंदर घूम कर आए। तो भाई बाइक दौड़े, बाजू में जो साइलेंसर था उसमें से गैस निकल गई, क्या हो गई भाई, अब पेट्रोल क्या हो जाएगा भाई, बढ़ेगा कि खत्म हो जाएगा। अब ये जो एनर्जी थी पेट्रोल की एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म के अंदर क्या हो गई भाई, कन्वर्ट हो गई। अब कितना भी कुछ करो कि भाई जितने किलोमीटर दौड़े वो और जो गैसेस निकले वो सबको कंबाइन करो, कभी भी उसमें से पेट्रोल बनता नहीं। यानी कि एनर्जी ऑलवेज क्या होती है भाई, एक फॉर्म में से ऑलवेज कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है भाई, दूसरे फॉर्म के अंदर। और दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुई हम लोग कभी भी उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते नहीं है। If we drop a plate from a height, the potential energy of the plate is converted mostly to sound energy when it hits the ground. यानी कि सपोज घर के अंदर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, हमारे हाथ में प्लेट है, मम्मी ने आपको एक काम दिया है, उसने जो बेसन थे खाने के पात्र जो थे क्या थे भाई, क्लीन करके माज कर धो कर अच्छे से रखे और आपको काम दिया कि भाई ये जो पात्र है इनको अच्छे से किचन के अंदर क्या कर देने हैं भाई, अरेंज कर देने। क्या कर देने हैं भाई, और गलती से आपके हाथ में से एक पात्र निकल गया, बराबर है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी प्रेजेंट है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी है भाई, और जैसे ही वो नीचे ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक होगा उसमें से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, साउंड एनर्जी। एक एक नहीं, 2 साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कितनी साउंड एनर्जी भाई, एक तो पात्र की साउंड एनर्जी और दूसरी किसकी साउंड एनर्जी भाई, मम्मी की। मम्मी की साउंड एनर्जी कौन सी होगी भाई, हाथ भागी गया छे के शो, होती है कि नहीं होती है भाई। यानी कि यहाँ पर जो वेसल है, जो प्लेट है, वो प्लेट की काइनेटिक एनर्जी कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होती है भाई, साउंड एनर्जी। सपोज समझो वो प्लेट ग्लास की बनी है, किसकी बनी है भाई, फूट गया, क्या हो गया भाई, तो जो आवाज बना वो आवाज और वो ग्लास को हम लोग जोड़ेंगे तो कभी भी उसमें से प्लेट बनते नहीं। यानी कि एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म के अंदर क्या होती है भाई, कन्वर्ट होती है। क्या होती है भाई, if we light a candle, the process is highly exothermic so that the chemical energy in the wax is converted into heat energy and light energy on a burning। कि भाई कैंडल को जब भी हम लोग बर्न करते तो बर्न करते थे प्रोसेस है वो कैसी है भाई, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस के अंदर होता क्या है भाई, जो वैक्स है
तो वैक्स की केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होती है भाई, एक तो लाइट एनर्जी के अंदर, और सेकंड किसके अंदर कन्वर्ट होती है भाई, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। यानी कि सारी जो प्रोसेस है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर होती है। लाइक इकोसिस्टम के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई इकोसिस्टम के अंदर, कोई भी इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का जो फ्लो होता है वो फ्लो ऑलवेज कौन सा होता है भाई, यूनिडायरेक्शनल। कौन सा होता है भाई, यानी कि एक ही डायरेक्शन के अंदर एनर्जी का फ्लो होता है और वो एनर्जी रिवर्ट बैक करे, क्या करे भाई, तो कभी भी हमें ओरिजिनल एनर्जी मिलती नहीं है। यानी कि कैंडल को जब भी बर्न करे उसमें से हमें क्या मिलती है भाई, लाइट एनर्जी, एंड क्या मिलती है भाई, हीट एनर्जी। लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी को हम लोग रिकंबाइन करें, क्या करें भाई, तो उसमें से कभी भी कैंडल की वैक्स एनर्जी है वो हमें ऑब्टेन होते नहीं है। What other product are obtained when the burn candle? कैंडल को बर्न करेंगे तो अदर कौन सी प्रोडक्ट मिलती है, एक तो हमें क्या मिलता है भाई, स्मोक मिलता है, क्या मिलता है भाई, और दूसरा उसमें से क्या मिलता है भाई, अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल यानी कि ऐश मिलती है, क्या मिलती है भाई, क्या हम लोग ये ऐश को, अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल को, हीट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को रिकंबाइन करें, क्या करें भाई, क्या उसमें से वैक्स की केमिकल एनर्जी हमें ऑब्टेन होगी भाई, नहीं होगी। यानी कि जो भी हम लोग एनर्जी का यूज करते हैं वो एनर्जी ऑलवेज क्या होती है भाई, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है, यानी एनर्जी यूज्ड अप हो जाती है, क्या हो जाती है भाई, जब भी हम लोग एनर्जी का यूज करें वो एनर्जी एक फॉर्म में से ऑलवेज कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होती है भाई, दूसरे फॉर्म के अंदर। और इसको रिकंबाइन करें तो ओरिजिनल एनर्जी हमें कभी भी ऑब्टेन होते है, और इसके कारण हमें एनर्जी के बारे में क्या करनी चाहिए भाई, तो वरी यानी कि चिंता करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए भाई, घर में फैन चालू हो तो तुरंत पप्पा या मम्मी बोलती है कि भाई उभा થાઓ એટલે શું કરવાનું ભાઈ, ફેન બંધ કરવાનો, શું કરવાનું ભાઈ, बोलते है कि नहीं बोलते, क्योंकि वो एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है और मीटर अपना बिल को क्या कर रहा है भाई, इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, इंक्रीज। The total energy during a physical or a chemical process remain the same, but suppose we consider the burning candle again, can we somehow put together the heat and light generated along with the products of the reaction to get back the chemical energy in the form of X? कभी ये टोटल रिएक्शन है, कभी कोई भी रिएक्शन होता हो, वो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, वो कोई भी चेंज के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी कैसी रहती है भाई, कांस्टेंट रहती है, कैसी रहती है भाई, बट क्या है कैंडल वाले रिएक्शन के अंदर हम लोग लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, फिर कौन सी भाई, जो ऐश बनी वो ऐश को, या तो जो स्मोक बना वो सबको रिकंबाइन करें तो हम लोग वैक्स की केमिकल एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं भाई। तो हमारा आंसर क्या है भाई, नो, हम लोग कभी भी इसको रिवर्ट बैक करके वैक्स को ऑब्टेन कर सकते नहीं है। लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल। सपोज we take 100 ml of water which has temperature of 348 Kelvin यानी कि 75 डिग्री सेल्सियस, उसका क्या है भाई, टेम्परेचर है। वो वाटर को हम लोग रूम टेम्परेचर के ऊपर रख देते, कहां पर रख देते हैं भाई, भाई वाटर को 75 डिग्री सेल्सियस हीटेड करके हम लोग रूम के अंदर रख देते हैं। तो रूम का टेम्परेचर कितना होता है भाई, विंटर सीजन में 25 डिग्री सेल्सियस, समर सीजन के अंदर कितना होता है भाई, 30 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस भाई, 30। हम लोग 30 मिनट या 50 मिनट के बाद आकर देखते हैं तो वाटर का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है भाई, लॉस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, उसका भी टेम्परेचर किसके जितना हो जाता है भाई, रूम के टेम्परेचर के जितना। कितना हो जाता है भाई, या तो मम्मी मार्केट में से मिल्क लेकर आती है
उसको बॉईल करती है, पर बॉईल करने के बाद सीधा फ्रिज में कभी भी रखते, वो क्या करती है उसको ठंडा करती है, रूम के अंदर रखती है। कहाँ पर रखती है भाई? और ठंडा होने के बाद उसको कहाँ पर रखती है भाई? फ्रिज के अंदर रखती है। कहाँ पर रखती है भाई? तो भले वो 100 डिग्री या 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉईल हुआ, बट रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं तो वो क्या करती है भाई? अपनी जो हीट एनर्जी, जो मिल्क है, वो हीट एनर्जी को वो क्या करता है भाई? लॉस्ट करता है। क्या करता है भाई? और उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है भाई? रूम टेम्परेचर के जितना। कितना हो जाता है भाई? तो क्या हम लोग ये जो एनर्जी लॉस्ट होती है वो एनर्जी का यूज करके हम लोग वाटर को, दूसरे वाटर को इतने टेम्परेचर के ऊपर हीटेड कर सकते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? यस की नो? नो, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो किसके अंदर लॉस्ट हो गई भाई? एटमॉस्फेयर के अंदर। किसके अंदर लॉस्ट हो गई? एटमॉस्फेयर। एंड लिव इन द रूम वेयर द टेम्परेचर इज 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल हैपन? क्या होता है भाई? जो वाटर है 75 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था, थोड़े टाइम के बाद देखे तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है भाई? 25 डिग्री सेल्सियस। Is there any way of collecting all the heat lost to the environment and making the water hot once and cool down? कैसी कोई सिस्टम है जिसकी मदद से ये टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अंदर लॉस्ट हो जाता है, उसकी मदद से हम लोग दूसरे वाटर को क्या कर सके भाई? हीटेड कर सके, या तो उसको क्या कर सके भाई? कूल डाउन कर सके। इन एनी एग्जाम्पल दैट वी कंसीडर, we will see that the energy in the usable form is dissipated to the surrounding in a less usable form। यानी कि कोई भी एनर्जी का हम लोग यूज करें, एक बार यूज करने के बाद वो एनर्जी कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है भाई? हम लोग फिर से उसका कभी भी यूज कर सकते नहीं है, यानी कि वो हमारे यूज में फिर से आते नहीं। लाइक ये फैन अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं, वो हमें कौन सी एनर्जी दे रहे हैं भाई? विंड एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी एक बार खर्चा होती है, यानी कि विंड एनर्जी को हम लोग जोड़ दे फिर से वो कभी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकती नहीं है। Hence, any source of energy we use to do work is consumed and cannot be used again। यानी कि कोई भी एनर्जी रिसोर्सेज का हम लोग यूज करते हैं, वो क्या करता है भाई? एनर्जी का यूज करके वर्क करता है। लाइक ए फैन वर्क कर रहे, ट्यूबलाइट वर्क कर रहे, बट वो एनर्जी को हम लोग फिर से कभी भी यूज कर सकते नहीं। एक बार यूज हो गई वो एनर्जी को हम लोग फिर से कभी भी यूज कर सकते नहीं। चलो क्लियर। अब आता है 14.1। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर सामने वाले पेज के ऊपर दो क्वेश्चन है, व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकंड है व्हाट इज गुड फ्यूल। व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट इज गुड फ्यूल, ये दोनों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। पर ये चैप्टर में से आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। कितने मार्क का क्वेश्चन भाई? बट इसका जो आंसर है व्हाट इज गुड फ्यूल, व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, 14.2 एक्टिविटी के नीचे 3 पॉइंट है, उनको आप देख सकते हो। वहां पर उनके पीछे क्या लगा है वो आप देख सकते हो। बराबर 14.2 एक्टिविटी के नीचे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं, गुड फ्यूल किसको बोलते हैं, उसका आंसर है। बट आंसर के पीछे, सभी के पीछे क्या लगे है भाई? क्वेश्चन मार्क। क्या लगे है भाई? समझ गए। इसलिए मैंने इसका मटेरियल भी बनाकर आपको सेंड कर दिया है, हमें इसमें से ही आंसर लिखना है। आपकी टेक्स्ट बुक मोबाइल पति यूज हो। चलो व्हाट इज गुड फ्यूल। कभी गुड फ्यूल किसको बोलते? कभी फ्यूल एक तो कैसा हो भाई? चीप हो। कैसा हो भाई? चीप, यानी कि सस्ता होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? सस्ता। अरे अपने इंडिया में तो मफत ज हो दिए छे। क्यों हो दिए छे भाई? मफत મળતું હોય તો તમારે પહોંચવા કે લાઈનો લાગી જાય,
यानी कि चीप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? सेकंड नंबर, वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? कभी फ्यूल बिल्कुल कैसा होना चाहिए भाई? चीप। सेकंड नंबर, वो कैसा होना चाहिए भाई? इजीली अवेलेबल होना चाहिए। हम लोग उसको इजीली क्या कर सके भाई? हैंडल कर सके। क्या कर सके भाई? यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कैसा हो भाई? इजी हो। कैसा हो भाई? इजी। नेक्स्ट है कि भाई उसकी जो इग्निशन टेम्परेचर है, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए भाई? प्रॉपर। कैसा होना चाहिए भाई? इग्निशन टेम्परेचर किसको बोलते हैं? इजीली बर्न हो सके, यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर। कौन से टेम्परेचर के ऊपर भाई? रूम टेम्परेचर के ऊपर बर्न हो जाए, उसको क्या बोलती है भाई? इग्निशन टेम्परेचर। क्या बोलती है भाई? वुड के ऊपर पानी डाल के जलाने की कोशिश करो, वो इजीली बर्न होता। जब तक उसमें से वाटर रिमूव नहीं हो जाएगा तब तक वो बर्न नहीं होगा। यानी कि कोई भी फ्यूल जब तक अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो बर्न नहीं होगा। कोई भी फ्यूल जब तक अपने इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंचेगा तब तक वो बर्न नहीं होगा। और इसके कारण आप क्या कर सकते हो भाई? वाडीलाल का जो पेपर कप आता है, अमूल का जो पेपर कप आता है ना, उसके अंदर वाटर को क्या कर सकते हो? बॉईल कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? समझ गए ना? क्योंकि पेपर कप के अंदर वाटर को बॉईल करोगे तो पेपर कप वाटर की मदद से क्या होगा भाई? भीग जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? और जब भी उसको क्या करोगे? हीटेड करोगे, जो पेपर है वो पेपर अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगा। इग्निशन टेम्परेचर किसको बोलते हैं? ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जहां पर सब्सटेंस क्या होता है भाई? बर्निंग होने का स्टार्ट होता है, वो टेम्परेचर को क्या बोलती है भाई? इग्निशन टेम्परेचर। क्या बोलती है भाई? और पेपर कप कभी भी अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच पाता नहीं है, जिसके कारण आप पेपर कप के अंदर वाटर को क्या कर सकते हो भाई? बॉईल कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए भाई? प्रॉपर। कैसा होना चाहिए भाई? और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए भाई? हायर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भाई? अरे कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? तो भाई कोई भी फ्यूल को बर्न करो, जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे उसको उसकी क्या बोलते हैं भाई? कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लाइक पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू 45 किलो जूल पर ग्राम है, केरोसिन और डीजल की लगभग 47 किलो जूल पर ग्राम है, और आपके घर के अंदर जो सीएनजी गैस आता है, कौन सा गैस आता है भाई? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 55 किलो जूल पर ग्राम है। जो डंग केक आते छाने बोलते, क्या बोलते हैं भाई? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 7 to 8 किलो जूल पर ग्राम है, और जो वुड होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 15 किलो जूल पर ग्राम। यानी कि हम लोग जो डेली पर्पस के लिए फ्यूल यूज करते हैं, वो सभी फ्यूल के अंदर हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है भाई? हमारे सीएनजी की है। किसकी है भाई? और वो कितनी है भाई? 55 किलो जूल पर ग्राम। और वो सीएनजी का मेन कंपोनेंट कौन सा है भाई? मीथेन। कौन सा है भाई? यानी कि मीथेन गैस की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है भाई? 55 किलो जूल पर ग्राम। यानी कि वो कैसा है भाई? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी है भाई? वेरी हाई। कैसी है भाई? और सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है हाइड्रोजन गैस की। किसकी है भाई? 150 किलो जूल पर ग्राम। सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू कौन से फ्यूल की है भाई? हाइड्रोजन। किसकी है भाई? और वो कितनी है भाई? 150 किलो जूल पर ग्राम। 150 किलो जूल पर ग्राम। मतलब आपके पापा की सीएनजी कार होगी, इसके अंदर 1 किलो गैस फिलअप करवाते हैं तो वो कार एवरेज देती है 25 to 27 किलोमीटर। कितनी एवरेज देती है भाई? बट सपोज इसके बदले में 1 किलो हाइड्रोजन भरवाएंगे, क्या भरवाएंगे भाई? तो 3 गुना ज्यादा, यानी 75 किलोमीटर तक चलेगी। कितने किलोमीटर तक चलेगी भाई? क्लियर?
बट प्रॉब्लम ये है कि भाई सीएनजी की टैंक फट जाए, सीएनजी की टैंक फट जाए, इसके अंदर जो 4 इंसान बैठे हैं वो मर जाएंगे, क्या होगी भाई। बट सपोज उतनी हाइड्रोजन की टैंक है और वो फट जाए तो आजू बाजू का आधा किलोमीटर का एरिया साफ हो जाएगा। कितने किलोमीटर का भाई, और सिर्फ दोनों में इतना है कि भाई सीएनजी की टैंक फट जाए, इसके अंदर जो 4 इंसान बैठे हैं कार में वो ही मर जाएंगे और कोई मरेगा। बट इतनी हाइड्रोजन की टैंक फट जाए 7 किलो की, कितने किलो की भाई, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो सीएनजी कार का यूज करता ही नहीं हूँ और ये फ्यूचर में भी नहीं करूंगा। पेट्रोल होगी तो पेट्रोल कार ही चलाऊंगा, क्योंकि कार के अंदर किसको लेकर जाना है भाई, फैमिली को, किसको भाई। और सीएनजी कार मतलब समझो एक जिंदा बॉम्ब है। कौन सा बॉम्ब है भाई, मैंने तो अपनी नजर के सामने बहुत सारी कार को बर्न होती हुई देखी है, फट करके फायर हो जाती है। यानी समझ लो जिंदा बॉम्ब लेकर घूम रहे हो। क्या लेकर घूम रहे हो भाई, अंदर तो फैमिली લઈને જવા છે, શા માટે રોજ જીવતો બોમ્બ લઈને જવાનો, समझ गए ना। यानी कि अगर हाइड्रोजन की इतनी टैंक फट जाए तो क्या होगा भाई, आधे किलोमीटर के सर्कल के अंदर जितना एरिया होगा उतना एरिया क्या होगा भाई, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कुछ मरम्मत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जो एटम बॉम्ब बनते हैं वो एटम बॉम्ब में एक बॉम्ब है हाइड्रोजन बॉम्ब। कौन सा बॉम्ब है भाई, नाम सुना है ना, ये बॉम्ब है। क्या है भाई, और हमारे साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं तो भाई इसको भरने के लिए जो टैंक आती है वो कैसी होनी चाहिए भाई, प्रॉपर। जिस दिन वो टैंक बन गई उस दिन ये जो फ्यूल है वो एकदम सस्ते हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे भाई, जैसे सीएनजी के वो क्या बोलते हैं भाई, पेट्रोल पंप है, वैसे किसके पेट्रोल पंप होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। किसके होंगे भाई, चलो वापिस आ जाए तो गुड फ्यूल किसको बोलते हैं कि भाई, फ्यूल जो बिल्कुल कैसा होना चाहिए भाई, चिप। देखो आज ये पॉइंट है आवड़वा જોઈએ, આ पॉइंट आवड़ी गया, ये जो 6 पॉइंट है वो याद रखोगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका एकदम इजी हो जाएगा। समझ गए, 2 क्वेश्चन के आंसर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल। तो भाई गुड फ्यूल किसको बोलेंगे, फ्यूल जो कैसा होना चाहिए, चीप। कैसा होना चाहिए, इजीली क्या होना चाहिए, अवेलेबल। क्या होना चाहिए भाई, थर्ड नंबर कैसा होना चाहिए भाई, इजी टू हैंडल। कैसा होना चाहिए भाई, એટલે બાટલામાં ગેસ ભરીને આપણે इजीली हैंडल કરી શકીએ છીએ। फिर क्या होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट। कैसा होना चाहिए भाई, लाइक जितने भी सारे सीएनजी पेट्रोल पंप है वहां पर वो सीएनजी किसकी मदद से आता है भाई, वो टैंकर भर के आती है। क्या भर के आती है भाई, पूरी टैंकर भर के सीएनजी गैस आता है, उसके क्या करती है भाई, जो सीएनजी पंप होता है उसके अंदर वो क्या करती है भाई, खाली कर देते हैं। ताकि इजी टू कैसा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट। फिर उसकी इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए भाई, प्रॉपर। कैसा होना चाहिए भाई, यानी कि वुड को बर्न करे। और हमारे घर के अंदर जो सीएनजी गैस आता है सिर्फ एक लाइटर की मदद से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं भाई, बर्न कर सकते कि नहीं कर सकते। याद आपके घर में गैस गीजर लगा होगा, क्या लगा होगा भाई, जैसे ही टैप को ऑन करते तुरंत वो गैस गीजर क्या हो जाता है भाई, ऑन। यानी कि उसका इग्निशन टेम्परेचर कैसा है भाई, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। और लास्ट में उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए भाई, वेरी हाई। कैसी होनी चाहिए भाई, जितनी कैलोरीफिक वैल्यू वेरी हाई होगी उतना क्या होगा भाई, वो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करने वाले जो सब्सटेंस है लेस अमाउंट में वो क्या करेंगे भाई, रिलीज करेंगे। क्या करेंगे भाई, तो गुड फ्यूल किसको बोलेंगे, फ्यूल जो कैसा होना चाहिए भाई, चीप। सेकंड नंबर इजी टू अवेलेबल। नेक्स्ट नंबर इजी टू हैंडल। नेक्स्ट नंबर नेक्स्ट नंबर प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए भाई। और लास्ट में क्या होना चाहिए भाई, कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए भाई। ये कैरेक्टर जिसके अंदर प्रेजेंट है ऐसे फ्यूल को क्या बोलते हैं भाई, गुड फ्यूल। क्या बोलते हैं भाई, बराबर लिख पाओगे। ये 2 मार्क का क्वेश्चन, कितने मार्क का क्वेश्चन है। और ये चैप्टर में से आपको बोर्ड की एग्जाम के अंदर 2 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। कितने मार्क का भाई, या तो 3 मार्क। 3 मार्क के अंदर ये नहीं आएंगे। 3 मार्क के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर हजार्ड, वो सब पेपर के अंदर आ सकते हैं। क्लियर।
चलो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, या तो गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या भाई गुड सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं, या तो जो गुड फ्यूल है वो गुड फ्यूल के कैरेक्टर कौन से होंगे। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, अभी 6 कैरेक्टर आपने बोले, उनको किसके अंदर कन्वर्ट कर दो भाई, स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दो। किसके अंदर कन्वर्ट कर दो भाई, तो भाई फर्स्ट कैसा होना चाहिए भाई, चीप होना चाहिए। इजिली कैसा होना चाहिए भाई, अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड नंबर कैसा होना चाहिए भाई, इजिली हैंडल कर सके ऐसा होना चाहिए। इजिली क्या कर सके भाई, कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए, वेरी हाई। और प्रॉपर इग्निशन क्या होना चाहिए भाई, टेम्परेचर क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर कैरेक्टर दिए। A good source of energy would be have number 1, it should be available easily in a enough quantity। वो कैसा अवेलेबल होना चाहिए हमें, इनफ क्वांटिटी में। कैसा अवेलेबल होना चाहिए भाई, तो इनफ क्वांटिटी के नीचे अंडरलाइन करोगे, याद रखने के तरीके। तो भाई कैरेक्टर लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वो हमें इजिली अवेलेबल होना चाहिए, बट कैसे अवेलेबल होना चाहिए भाई, इनफ क्वांटिटी। कभी सपोज हमारे घर के अंदर एलपीजी की बोतल है, किसकी बोतल है भाई, और वो खत्म हो गया, 10 दिन तक नहीं मिलेगा। कितने दिन तक नहीं मिलेगा, तो हमारा चूल्हा नहीं जलेगा। चूल्हा नहीं जलेगा तो हम भूखे मर जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई। अरे वो कैसा अवेलेबल होना चाहिए भाई, इनफ क्वांटिटी। कैसे अवेलेबल होना चाहिए भाई, सेकंड नंबर कैरेक्टर है, इट रेट ऑफ कंबक्शन शुड बी हायर देन रूम टेम्परेचर। इसका जो रेट ऑफ कंबक्शन मीन्स जलने की कैपेसिटी, क्या होने की कैपेसिटी भाई, उसका जो रेट ऑफ कंबक्शन है वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा कैसा होना चाहिए भाई, हायर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, अगर रूम टेम्परेचर से लोअर होगा, तो क्या होगा भाई, वो इजीली रूम के अंदर बर्न हो जाएगा, बराबर है। इसके कारण उसका रेट ऑफ कंबक्शन है वो थोड़ा कैसा होना चाहिए भाई, रूम टेम्परेचर से हायर होना चाहिए। इट शुड बर्न कंप्लीटली, वो कैसा बर्न होना चाहिए भाई, कंप्लीटली बर्न होना चाहिए। विलेज के अंदर जाओ, आज भी बहुत सारे लोग हैं वो चूल्हे के ऊपर खाना बनाते, वुड का यूज करते, डंग केक का यूज करते, बट उनका यूज करने के बाद मैनी वहां पर क्या बचते हैं भाई, वो जो वुड का यूज करते या तो डंग केक का यूज करते, उसका कंप्लीटली बर्निंग होता नहीं है। बट हम लोग अपने घर के अंदर जो सीएनजी का या तो एलपीजी का यूज करते हैं, वो कंप्लीटली क्या होता है भाई, बर्न होता है। यानी कि अंडरलाइन करोगे रेट ऑफ कंबक्शन के नीचे, किसके नीचे भाई, अंडरलाइन करो रेट ऑफ कंबक्शन के नीचे। जरूर नहीं, फिर खोल दो। थर्ड नंबर है, इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए भाई, हाई होनी चाहिए। इट शुड हैव अ मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल मटेरियल। कभी उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल मटेरियल है वो कैसे होनी चाहिए भाई, वेरी लेस अमाउंट में। लाइक कोल के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे, बट लगभग कोल का चैप्टर है वो निकल चुका है। तो भाई कोल का क्लासिफिकेशन 4 क्लास के अंदर होता है, और कोल का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके अंदर जो कार्बन की अमाउंट प्रेजेंट है उसके ऊपर से कोल का क्या होता है भाई, क्लासिफिकेशन। तो भाई पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन एंड एंथ्रेसाइट। तो भाई पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन एंड एंथ्रेसाइट के अंदर उसका क्या करते हैं भाई, क्लासिफिकेशन। और ये हर एक टाइप के कोल के अंदर सल्फर या तो नाइट्रोजन वाले क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, ऑक्साइड प्रेजेंट होते, जिनको क्या बोलते हैं भाई, नॉन वॉलेटाइल मटेरियल। क्या बोलते हैं भाई, यानी कि हमें जो फ्यूल मिले वो फ्यूल के अंदर क्या होना चाहिए भाई, जो नॉन वॉलेटाइल मटेरियल है वो बिल्कुल कैसे होनी चाहिए भाई, मिनिमम अमाउंट में। कैसे होनी चाहिए भाई, तो मिनिमम अमाउंट के नीचे,
और नॉन वॉलेटाइल के नीचे अंडरलाइन करोगे। फिफ्थ नंबर है इट शुड बी इकोनॉमिकल। ये जो हम लोग गुड फुल यूज करें वो कैसा होना चाहिए भाई? इकोनॉमिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? भाई इकोनॉमिकल का मतलब है कि भाई हर एक पर्सन उसको क्या कर सके भाई? परचेज कर सके, ऐसा होना चाहिए कि भाई हर एक पर्सन उसको परचेज कर सके, ऐसा होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं भाई? इकोनॉमिकल। क्या बोलते हैं भाई? इट्स स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन शुड बी इजी एंड सेफ। उसका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना चाहिए भाई? इजी भी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए भाई? सेफ भी होना चाहिए। यानी स्टोरेज के नीचे अंडरलाइन करोगे, ट्रांसपोर्टेशन के नीचे अंडरलाइन करोगे। इट शुड कॉज द मिनिमम पॉल्यूशन। यानी कि आप जो घर के अंदर सीएनजी या तो एलपीजी का यूज करते हो उससे एटमॉस्फेयर का वेरी लेस अमाउंट के अंदर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि सीएनजी यूज करें या तो एलपीजी यूज करें, उसके बर्न होने के बाद एंड प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या बनता है भाई? यानी कि एटमॉस्फेयर का उससे क्या होता है भाई? मिनिमम पॉल्यूशन। क्या होता है भाई? यानी कि गुड फ्यूल कैसा होना चाहिए भाई? उसका यूज करने के बाद जो पॉल्यूशन है वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए भाई? मिनिमम होना चाहिए। और लास्ट है पॉइजनस गैसेस शुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इट्स कंबक्शन। यानी कि उसके कंबक्शन के बाद जो पॉइजनस गैसेस है, कौन से गैसेस है भाई? वो कभी भी प्रोड्यूस होने नहीं चाहिए। लाइक फॉसिल फ्यूल का हम लोग यूज करें, किसका यूज करें भाई? तो उसके अंदर नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर के क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? ऑक्साइड। और वो ऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्स होकर क्या बनाते हैं भाई? एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? और वो एसिड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई? एसिड रेन के लिए। किसके लिए भाई? गुड फ्यूल कैसा होना चाहिए? उसके अंदर जो पॉइजनस गैसेस है वो पॉइजनस गैसेस उसके कंबक्शन के बाद प्रोड्यूस होने नहीं चाहिए। बोलो लिख पाओगे? बट जब भी ये क्वेश्चन आएगा ओनली 2 मार्क में आएगा। कितने मार्क में आएगा? और 2 मार्क के अंदर ओनली 4 पॉइंट लिखने के होते हैं। कितने पॉइंट भाई? और 4 पॉइंट क्या? हमारे पास तो 6 पॉइंट रेडीमेड है। कौन सा भाई? एक तो कैसा होना चाहिए भाई? चीप। कैसा होना चाहिए? सेकंड नंबर कैसा है भाई? इजीली। थर्ड नंबर इजी टू हैंडल। फोर्थ नंबर नेक्स्ट नंबर प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। और 6 नंबर कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए? हाई। फिर लिख सकते हैं पॉइजनस गैसेस कंबक्शन के बाद पॉइजनस गैसेस लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होने चाहिए, नॉन वॉलेटाइल मटेरियल होने नहीं चाहिए। 8 में से 4 पॉइंट तो हम लोग लिख सकते हैं। कितने पॉइंट लिख सकते हैं भाई? लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? कंप्लीट। चलो आगे बढ़े। राइट। अब आते हैं हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पेज घुमाओगे तो भाई सोर्स ऑफ एनर्जी 2 टाइप के, एक है कन्वेंशनल, दूसरे है नॉन कन्वेंशनल। तो भाई सोर्सेस ऑफ जो एनर्जी है वो 2 टाइप के टेक्स्ट बुक के अंदर प्रेजेंट है। कौन से भाई? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और दूसरे कौन से है भाई? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिसोर्सेज को 2 ग्रुप के अंदर क्लासीफाई करते। एक है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकंड कौन सा है भाई? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है इसके अंदर आता है फर्स्ट नंबर फॉसिल फ्यूल। कौन सा है भाई? सेकंड नंबर है थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी भाई? थर्ड नंबर है हाइड्रो एनर्जी। कौन सी एनर्जी भाई? फोर्थ नंबर है बायोमास। कौन सा है भाई? और फिफ्थ नंबर है विंड एनर्जी। कौन सी एनर्जी भाई? क्लियर। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कितने हैं भाई? 5। कितने हैं भाई? फर्स्ट कौन से? फॉसिल फ्यूल। कौन से भाई? सेकंड नंबर कौन से भाई? थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? थर्ड नंबर कौन सा भाई? हाइड्रो एनर्जी। कौन सी एनर्जी भाई? फोर्थ नंबर कौन सी भाई? बायोमास, जिसके अंदर आता था बायोगैस प्लांट। और फिफ्थ नंबर कौन सा भाई? विंड एनर्जी। प्रेजेंट
टाइम के अंदर जो बायोमास और बायोगैस प्लांट है वो निकल चुके हैं और विंड एनर्जी भी निकल चुकी है, बराबर है। बायोमास एंड बायोगैस प्लांट दोनों निकल चुके हैं, विंड एनर्जी भी निकल चुकी है, बराबर है। यानी ये दोनों को डिलीटेड कर देना। और घाला के अंदर दिया है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पूरे निकल चुके, बराबर है, ऐसा है। बट जो नई पीडीएफ आई थी भाई, वो नई पीडीएफ के अंदर कन्वेंशनल, पहले जो पीडीएफ आई थी उसके अंदर था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पूरे डिलीटेड। कैसे है भाई? बट जो नई पीडीएफ आई थी, मैंने पहले बनाया, फिर भेजा, फिर दूसरी बार बनाया, उसके अंदर दो ही डिलीटेड थे। कौन से भाई? बायोमास एंड बायोगैस। और सेकंड नंबर कौन सा था भाई? विंड एनर्जी। कौन सा था भाई? और सपोज पूरा डिलीटेड हो गया हो तो 3 शॉर्ट नोट तैयार करेंगे तो हम लोग मर जाने वाले नहीं, समझ गए। बट सपोज डिलीटेड न हुआ हो और पेपर में आ जाए तो हमारी हालत खराब हो सकती है, समझ गए। चलिए अब आता है कौन सा भाई? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉसिल फ्यूल। कौन सा भाई? तो भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ फॉसिल फ्यूल। 8 स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग फॉसिल फ्यूल की डिटेल स्टडी कर चुके हो। तो भाई पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल को क्या बोलते हैं भाई? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो भाई पेट्रोलियम, अंडरलाइन करना उसके नीचे, फ्रॉम गिवन फॉलोइंग ब्लैंक इज नॉट फॉसिल फ्यूल। बहुत सारी बार बोर्ड की एग्जाम में एमसीक्यू में आ चुका है। तो फॉसिल फ्यूल 3 है। कौन से भाई? पेट्रोलियम। सेकंड कौन सा भाई? कोल। थर्ड नंबर कौन सा भाई? नेचुरल गैस। ये तीनों कौन से फ्यूल है भाई? फॉसिल फ्यूल। कल हम लोग फॉसिल के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे भाई? तो भाई जब भी हम लोग अर्थ को डिगिंग करते हैं तो उसमें से डेड एनिमल एंड डेड प्लांट के हमें क्या मिलती है भाई? इम्प्रेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? फॉसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और जो मिनरल कोल है। कौन सा कोल भाई? हमारे घर के अंदर जो कोल बनता है वुड को बर्न करने के बाद, वो कोल की बात नहीं। कौन सा कोल भाई? मिनरल कोल। कौन सा कोल भाई? वो कौन से फ्यूल के अंदर आते हैं भाई? फॉसिल फ्यूल। और आप लोग 8 के अंदर पढ़ चुके हो। तो भाई मिलियंस ऑफ ईयर एगो, तो भाई बहुत सारे ईयर पहले अर्थ क्रस्ट के अंदर तो भाई डेड एनिमल और डेड प्लांट बरीड हुए। क्या हुए भाई? और उसमें से हमारे क्या बने हैं भाई? फॉसिल फ्यूल। यार ये बनने के लिए लाखों साल लगते, मिलियंस ऑफ ईयर। यार कि प्रेजेंट टाइम के अंदर हम लोग फॉसिल फ्यूल को बना सकते नहीं है। तो भाई सपोज हमारे ध्रुवांश भाई एक राजा बन गए और सरमुखत्यार राजा बन गए। कैसे बन गए भाई? जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसके जैसा। अब फॉसिल फ्यूल खत्म होने को आ गए तो भाई पेट्रोलियम अब सिर्फ 1 साल चले इतना है। कितने साल चले इतना है भाई? और एक सरमुखत्यार राजा बन गए और इन्होंने फरमान कर दिया। क्या कर दिया भाई? चलो भाई अर्थ के ऊपर जितनी पॉपुलेशन है उसमें से एक बड़ा खड्डा बनाओ और 50% पॉपुलेशन को जमीन के अंदर दबा दो। और 1 साल के बाद वेल बनाकर अंदर से क्या चालू कर दिया भाई? पेट्रोलियम निकालने की शुरुआत कर दी। बट ऐसा कभी भी होता पेट्रोलियम बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई? मिलियंस ऑफ ईयर। और ये क्या है भाई? स्लो बर्निंग की प्रोसेस है। और स्लो बर्निंग होने के कारण ऊपर क्या है भाई? और क्रस्ट का प्रेशर, और नीचे क्या है भाई? मैग्मा की हीट एनर्जी। किसकी हीट एनर्जी भाई? और इसके कारण नेचुरल प्रोसेस के बाद एक ब्लैक कलर का स्टिकी ऑयली लिक्विड बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पेट्रोलियम। यानी कि प्रेजेंट टाइम के अंदर हम लोग पेट्रोलियम को बना सकते नहीं है, जिसके कारण पेट्रोलियम को नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर रखते। कौन से सोर्स के अंदर भाई? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो प्रेजेंट टाइम के अंदर हम लोग बना सकते नहीं है। कोल बना यार कि प्लांट का फॉसिलाइज हुआ अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर तक उनका क्या हुआ भाई? डिकम्पोजिशन हुआ, वो बरीड हुए। ऊपर अर्थ क्रस्ट का प्रेशर, नीचे क्या है भाई? मैग्मा की हीट एनर्जी, जिसके कारण उसमें से क्या बने भाई?
कोल बना। क्या बना भाई? और जो डेड मरीन एनिमल थे, कौन से एनिमल भाई? डेड मरीन एनिमल, डेड मरीन प्लांट, वो अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर तक वो फोसिलाइज हुए, बरीड हुए। ऊपर अर्थ क्रस्ट का प्रेशर था, नीचे मैग्मा की हीट एनर्जी थी, उसके कारण वो बरीड हुए और उनमें से क्या बना भाई? पेट्रोलियम बना। क्या बना भाई? और आप 8 में पढ़े हो कि पेट्रोलियम बनता है नीचे, हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या फ्लो होती है भाई? रिवर। क्या फ्लो होती है भाई? और इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप ये रिवर के वाटर के अंदर मिक्स होकर ये रिवर का वाटर भी कहीं पर जाकर क्या हो जाता है भाई? कलेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? हार्ड स्टोन आ गया तो उसके अंदर वो वाटर कलेक्ट हो गया। उसके अंदर क्या हुआ भाई? ये जो हमारा लिक्विड बना, पेट्रोलियम बना, वो भी कलेक्ट होता है और फिर नीचे क्या बनता है भाई? बड़ा पॉन्ड, जिसको क्या बोलते हैं भाई? पेट्रोलियम पॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई? और उसके ऊपर प्रिज्म क्या होते हैं भाई? नेचुरल गैसेस। क्या होती है भाई? तो पेट्रोलियम, तो भाई फॉसिल फ्यूल किसको बोलते हैं भाई? पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैसेस को क्या बोलते हैं भाई? फॉसिल फ्यूल। क्या बोलते हैं भाई? और बिलियन ऑफ ईयर एगो डेड प्लांट और डेड एनिमल अर्थ क्रस्ट के अंदर बरीड हुए, जिसके कारण क्या बना है भाई? फॉसिल फ्यूल। और प्रेजेंट टाइम के अंदर हम लोग फॉसिल फ्यूल बना सकते नहीं है, जिसके कारण इसको कौन से क्लास में रखते हैं भाई? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर। प्लांट का बरीडेशन हुआ, फॉसिलाइजेशन हुआ, उसमें से क्या बना भाई? मिनरल कोल बना। क्या बना भाई? और डेड मरीन एनिमल और डेड मरीन प्लांट, वो भी अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलियन ऑफ ईयर तक बरीड हुए, उसमें से क्या बना भाई? पेट्रोलियम बना। क्या बना भाई? यानी कि बनने के लिए क्या लगते हैं भाई? मिलियंस ऑफ ईयर। क्या लगते हैं भाई? पढ़ लो तो पहले, फिर हम लोग आगे बढ़े। पढ़ लो भाई, पहले 2 मिनट का टाइम देता हूं आप लोगों को। चलो पढ़ लिया भाई। अब आते डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। कभी फॉसिल फ्यूल के डिसएडवांटेज कौन से हैं? कभी जब भी हम लोग फॉसिल फ्यूल का यूज करें, यानी कि पेट्रोलियम, कोल या तो नेचुरल गैसेस का यूज करें, यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब का यूज करें, तो उसके अंदर कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। और जब भी इनका कंबक्शन होता है तो कंबक्शन होने के बाद उसमें से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड बनते हैं। और ये तीनों ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर क्या होते हैं भाई? रिलीज होते हैं। तो भाई जब भी हम लोग फॉसिल फ्यूल का यूज करें, वो फॉसिल फ्यूल के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर के क्या बनते हैं भाई? ऑक्साइड। क्या बनते हैं भाई? ऑक्साइड। और ये ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होते हैं भाई? रिलीज होते हैं। और ये तीनों टाइप के जो ऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन करके एसिड बनाते। क्या बनाते हैं भाई? भाई कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई? एसिड रेन। किसके लिए भाई? और ये तीनों टाइप के ऑक्साइड एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो हमारे वैल्यूएबल जो रिसोर्सेज है, तो वाटर रिसोर्सेज को अफेक्ट करते हैं। और सेकंड नंबर में हमारा जो सॉइल है, सॉइल भी एक हमारे लिए क्या है भाई? वैल्यूएबल रिसोर्सेज, उसको क्या करते हैं भाई? अफेक्ट करते हैं। हर एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आप बर्न करोगे, क्या करोगे भाई? तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होगा। तो और ये कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज होगा तो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए।
किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई? तो लिख पाओगे डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल, पढ़ लो। 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, 30 सेकंड टाइम कर दो जैसे फटाफट। पढ़ लिया भाई? કેટલાક લોકો તો હજી વાતોમાં જ વળગી રહ્યા છે। चलो, तो ये जो हमारे फॉसिल फ्यूल है, वो फॉसिल फ्यूल की हार्मफुल इफेक्ट को कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, हाउ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल कैन बी रिड्यूस्ड। यानी कि फॉसिल फ्यूल की हार्मफुल इफेक्ट को हम लोग कैसे रिड्यूस्ड करेंगे। तो फॉसिल फ्यूल का हम लोग जब भी यूज करें उससे हमारे एटमॉस्फेयर का क्या होता है भाई? पॉल्यूशन। क्या होता है भाई? और पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग कंबक्शन जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है भाई? वो कंबक्शन प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है, वो एफिशिएंसी को हमें क्या करना पड़ेगा भाई? इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? यानी कि व्हीकल के अंदर हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, केरोसिन यूज करते हैं। तो जो इंजन है, वो इंजन के अंदर ये पेट्रोल, डीजल या तो केरोसिन का क्या होता है भाई? कंबक्शन। क्या होता है भाई? और ये कंबक्शन जो प्रोसेस है इंजन की एफिशिएंसी को इतनी इंक्रीज करेंगे जिसके कारण जो कंबक्शन रेट है, वो कंबक्शन रेट भी क्या होगा भाई? इंक्रीज होगा। क्या होगा भाई? यानी कि जो फॉसिल फ्यूल है उसका जो कंबक्शन रेट है, वो कंबक्शन रेट को क्या करना पड़ेगा भाई? इंक्रीज करना पड़ेगा। और सेकंड नंबर, इसमें से जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होते, इसमें से जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होते, वो गैसेस को डिफरेंट टाइप की टेक्निक का यूज करके, डिफरेंट टाइप की क्या करेंगे भाई? टेक्निक का यूज करके हमें उनको एटमॉस्फेयर के अंदर एस्केप होने से क्या करना पड़ेगा भाई? प्रिवेंट करना पड़ेगा। लाइक हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, कभी कोल की माइंस में से हम लोग जो भी कोल डिगिंग करके लाते, डायरेक्टली हम लोग यूज करते। क्या करते हैं भाई? जो भी कोल मिला डायरेक्टली हम लोग उसका क्या करते हैं भाई? यूज करते। बट जो एडवांस्ड कंट्री है, लाइक यूएसए जैसे कंट्री, वहां पर कोल की माइंस में से जो कोल मिलता है डायरेक्टली कभी भी यूज होता नहीं है। वो लोग क्या करते हैं? पहले वो जो कोल मिला, वो कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते, यानी कि फर्नेस के अंदर वो कोल को क्या करते हैं भाई? हीटेड करते। उसमें से जो पॉइजनियस गैसेस प्रेजेंट है, जो वॉलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट है, वो वॉलेटाइल सब्सटेंस को वाटर के अंदर या तो जो गैसेस बने उसको वाटर के अंदर क्या करते हैं भाई? एब्सॉर्ब कर लेते। क्या कर लेते हैं भाई? और इसके बाद में लास्ट में जो कोल बचा, वो कोल के अंदर लगभग 75 to 80% कार्बन प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं कोक। क्या बोलते हैं भाई? और वो कोक का वो लोग अपनी कंबक्शन यानी कि बर्निंग प्रोसेस के लिए क्या करते हैं भाई? यूज करते। क्या करते हैं भाई? तो फॉसिल फ्यूल से जो हार्मफुल इफेक्ट होती है, जो पॉल्यूशन होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले जो कंबक्शन प्रोसेस है, वो कंबक्शन प्रोसेस का जो रेट है, वो रेट को क्या करना पड़ेगा भाई? इंक्रीज करना पड़ेगा। और सेकंड नंबर में कंबक्शन प्रोसेस के बाद जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं, वो हार्मफुल गैसेस को एस्केप होने से हमें क्या करना पड़ेगा भाई? प्रिवेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? चल, इसके बाद में 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। विच फ्यूल आर मेजर सोर्सेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी? फॉसिल फ्यूल। कभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसमें सबसे ज्यादा कौन से फ्यूल यूज होते हैं भाई? फॉसिल फ्यूल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका आंसर है डायनेमो। कौन सा है भाई? जिसको अदर वर्ड में डायनेमो छोटा होता है,
और जो जनरेटर है वो बड़ा होता है। कभी हमारे कोर्स में से इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर निकल चुके हैं, बट अभी भी प्रेजेंट टाइम में ऐसी बहुत सारी टाइप की साइकिल आती है। क्या आती है भाई? बाइसिकल बोलते हो। उसके आगे डायनेमो आता है। क्या आता है भाई? और वो डायनेमो को आप टायर के साथ में कनेक्ट कर दो तो नाइट में इजिली बल्ब क्या होता है भाई? वहां पर ग्लो होता है। वो आपको क्या देता है भाई? लाइट एनर्जी देता है। क्या देता है भाई? साइकिल चलाओ, डायनेमो घूमेगा, वो मैकेनिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी भाई? क्लियर? डायनेमो का मतलब क्या है भाई? एक जनरेटर। क्या है भाई? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ थर्मल पावर प्लांट। भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ थर्मल पावर प्लांट। भाई थर्मल जो वर्ड है, थर्मल जो वर्ड है वो एसोसिएटेड हीट एनर्जी के साथ। थर्मल वर्ड किसके साथ में एसोसिएट है भाई? हीट एनर्जी। यानी कि यहाँ पर हीट एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी भाई? थर्मल वर्ड किसके साथ में एसोसिएट है भाई? हीट एनर्जी के साथ। कौन सी एनर्जी के साथ? और जो थर्मल पावर प्लांट होते, कौन से पावर प्लांट भाई? पावर प्लांट तीन टाइप के, हाइड्रो पावर प्लांट, सेकंड नंबर है थर्मल पावर प्लांट, और थर्ड नंबर है न्यूक्लियर पावर प्लांट। फर्स्ट कौन से? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसके अंदर वाटर की मदद से टरबाइन चलाकर, जो कल हम लोग देखने वाले, वाटर की मदद से टरबाइन चलाकर क्या बनती है भाई? इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड नंबर है थर्मल पावर प्लांट, जिसके अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या तो सीएनजी का यूज करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते, और वो हीट एनर्जी की मदद से क्या ऑब्टेन करते हैं भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और थर्ड नंबर है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसके अंदर यूरेनियम जैसी मेटल में से, कौन सी मेटल में से भाई? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की मदद से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसकी मदद से टरबाइन चलाते हैं और उसमें से क्या ऑब्टेन करते हैं भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसकी स्टडी हमें चैप्टर के एंड में करने की है। अभी हम लोग देख ले थर्मल पावर प्लांट। थर्मल वर्ड किसके साथ में एसोसिएट है भाई? हीट एनर्जी। किसके साथ में भाई? अरे जिसके अंदर हीट एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जहां पर भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वो थर्मल पावर प्लांट के अंदर कभी जो पेट्रोलियम है, वो पेट्रोलियम की प्रोडक्ट का यूज करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, या तो किसका भाई? सीएनजी का यूज करके, या तो कोल का यूज करके। किसका यूज करके भाई? सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई? हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी की मदद से वाटर को हीटेड करते हैं, वो वाटर में से क्या बनाते हैं भाई? स्टीम। क्या बनाते हैं भाई? स्टीम। और वो स्टीम की मदद से किसको रोटेट करते हैं भाई? टरबाइन। क्या चलाते हैं भाई? टरबाइन को रनिंग करके, और वो टरबाइन के एंड में क्या लगा होता है भाई? इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या लगा होता है भाई? तो भाई थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या करते हैं भाई? पेट्रोलियम, कोल या तो नेचुरल गैसेस को बर्न करके पहले क्या करते हैं भाई? ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते। वो हीट एनर्जी की मदद से वाटर को हीटेड करते। वाटर को हीटेड करेंगे तो उसकी क्या बनेगी भाई? स्टीम बनेगी। क्या बनेगी भाई? और वो स्टीम की मदद से क्या चलाते? उसके साथ में कनेक्टेड होता है टरबाइन। क्या होता है भाई? वो टरबाइन को क्या करवाते हैं भाई? रोटेट, यानी कि रनिंग करवाते। क्या करवाती है भाई? और वो टरबाइन के एंड में क्या लगा होता है भाई? इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या लगा होता है भाई? यानी टरबाइन रोटेट करेगा, रनिंग करेगा, तो जनरेटर भी क्या करेगा भाई? रोटेटिंग करेगा। और वो जो जनरेटर है वो क्या प्रोड्यूस करता है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करता है भाई? ये जो थर्मल पावर प्लांट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बनी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर इसका ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल कैसा है भाई? इजी है। कैसा है भाई? ओवरहेड वायर की मदद से, तो अंडरग्राउंड वायर की मदद से एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर चीपली, एकदम सस्ते से आप उसको क्या कर सकते हो भाई? ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। बट थर्मल पावर प्लांट चलाने के लिए जो कोल या तो पेट्रोलियम या तो जो नेचुरल गैस की जरूरत पड़ती है
उसका ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा है भाई, कॉस्टली है। कैसा है भाई, और इसके कारण जितने भी सारे थर्मल पावर प्लांट है वो एस्टेब्लिश होते हैं जहां पर ऐसी कोल की माइंस हो, या तो जहां पर पेट्रोलियम मिलता हो, या तो जहां पर नेचुरल गैस प्रेजेंट हो, ऐसी प्लेस के ऊपर क्या बनाते हैं भाई, थर्मल पावर प्लांट। बोलो अब लिख पाओगे, जितना रखते हैं कल फिर आगे देखेंगे।